नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विजन आईक्यू में। हिस्ट्री की इस क्लास में हम लोग पिछले क्लास का जो कवर किए थे उसमें था पल्लव वंश। तो पल्लव वंश को कवर कर लिए थे क्योंकि ये जो दक्षिण भारत का इतिहास चल रहा था उसमें चोल वंश का, ये जो अभी देख रहे हैं स्क्रीन पर, चोल वंश में दूसरी बार। तो चोल वंश का प्रथम में पढ़ चुके थे और ये बताया था कि चोल वंश पहला और दूसरा क्यों आया था इसका, क्योंकि इसके बीच में कई और शासन भी आ गए थे, वंश आ गए थे। तो इसलिए ये चोल वंश दो भागों में मतलब हम लोग पढ़ते हैं हिस्ट्री में। तो ये वही चोल वंश का दूसरा है, मतलब चोल वंश जब फिर से उदय करता है तब हम लोग ये इसको पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और चोल वंश जो है, ये चोल वंश दोबारा 9वीं सदी में उभरता है। इसकी राजधानी तंजौर थी। चोल वंश है 9वीं सदी में फिर से उभरता है और इसकी जो राजधानी थी वो थी तंजौर। कहाँ थी? तंजौर, लिख लीजिएगा। चोल काल में शिव मंदिर का निर्माण होता है। किसका होता है? शिव मंदिर का निर्माण किया जाता है जो द्रविड़ शैली में बनाया जाता है। द्रविड़ शैली में बनाया जाता है। ये द्रविड़ शैली को विमान शैली भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विमान शैली भी बोला जाता है। विमान शैली। ये पॉइंट एक एक पॉइंट करते लिख लीजिएगा। चोल वंश की जो सबसे बड़ी शक्तिशाली थी वो थी नौसेना। इसकी चोल वंश की सबसे बड़ी क्या थी? नौसेना, मतलब बहुत ही स्ट्रांग थी। नौसेना बहुत ही स्ट्रांग थी चोल वंश की। अब इसका जो प्रथम शासक आता है वो है आदित्य प्रथम। कौन है? आदित्य प्रथम। तो यहाँ पर आदित्य आदित्य प्रथम को हम लोग देखेंगे। जब पल्लव वंश के अधीन सामंत के रूप में जब पल्लव वंश के अधीन सामंत के रूप में चोल वंश काम कर रहे थे तो उनके अंदर जो थी बदले की भावना जल रही थी। जब चोल वंश जो था पल्लव वंश के अधीन काम कर रहा था एक सामंती के रूप में, तो उनके अंदर एक बदले की भावना जल रही थी। अब क्यों जल रही थी? क्योंकि चोल वंश जो है इससे पहले भी उनका वंश आ चुका था, फिर उनका पतन हो गया था। पतन होने के बाद पल्लव वंश आया था, इसलिए इनके अंदर बदले की भावना अंदर से जल रही थी। लेकिन पल्लव वंश के कमजोर पड़ जाने पर सामंत जो थे, सामंत चोल वंश के विजयपाल सामंत जो था विजयपाल ने इसका फायदा उठाया। लेकिन पल्लव वंश के कौन था? अपराजिता अपराजिता को मार नहीं पाया था। सबसे बड़ा मतलब फायदा तो उठाया था लेकिन मार नहीं पाया था। फिर जब अगला चोल सामंत आदित्य प्रथम ने, ये आदित्य प्रथम, आदित्य चोल वंश का जो अगला सामंती था आदित्य प्रथम ने अपराजिता को मारकर दोबारा चोल वंश की स्थापना किया। तो ये जो चोल वंश का दोबारा जो स्थापना है ये आदित्य प्रथम की वजह से होता है। ठीक है। अब इसका जो अगला शासक आता है चोल वंश में परांतक परांतक प्रथम आता है। परांतक प्रथम इस वंश का अगला शासक है परांतक प्रथम। परांतक इसने पांड्य वंश के मदुरै को जीतकर मदुरै कोंड उपाधि धारण करता है। जो पांड्य वंश का मदुरै था, मदुरै, इसको जीतकर अपने आप को कौन सा उपाधि धारण किया? मदुरै कोंड। तो ये भी लिख लीजिए अपने नोट में, मदुरै कोंड उपाधि ये धारण किया था। इसने तकोल्लम के युद्ध में, कौन से युद्ध में? तकोल्लम तकोल्लम के युद्ध में भाग लिया। और राष्ट्रकूट के वंश जो था, राष्ट्रकूट वंश जब चल रहा था तो उस वंश के जो शासक था कृष्ण तृतीय को ये जीत लिया था। इसने इसने तकोल्लम के युद्ध में तो भाग लिया, तक परांतक प्रथम ने तकोल्लम के युद्ध में भाग लिया और राष्ट्रकूट वंश के जो शासक है कृष्ण तृतीय ने जीत जाता है। युद्ध में लेकिन जीतता कौन है? ये हार जाता है। इसके हारने के बाद जो अगला शासक आता है कृष्ण तृतीय जीतता है। ये ध्यान रखिए, अगर मेरे से गलती हुआ है, आई थिंक मुझे लग रहा है कि मैं इसको बताया हूँ कि कृष्ण तृतीय हार जाता है, लेकिन नहीं, कृष्ण तृतीय जीत जाता है। परांतक हार जाता है। परांतक प्रथम हारने के बाद जो अगला शासक बनता है वो आता है राजा राजा राज राजा आता है। ये राज राजा, ये जो जितना कैरेक्टर है ना, अगर आप इसको एक मूवी के देखेंगे ना, अभी मूवी आया था वो, उसमें मुझे याद नहीं आ रहा है कौन सी मूवी है जिसमें ऐश्वर्या राय थी। वो साउथ की मूवी में था, बहुत सारे हीरो का ऐसे मतलब कोलैब किया गया था। उस मूवी को अगर मैं ध्यान रहता है तो मैं इसमें एक पोस्टर लगा दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा। उसमें सारा पूरे डिटेल्स में चोल वंश का बताया गया है। तो अगला जो शासक आता है राज राजा राज राजा अगला शासक यही है, राज राजा। ये अगला शासक राज राजा बनता है। इसने श्रीलंका पर आक्रमण कर उत्तरी भाग को जीत लेता है। तो श्रीलंका पर आक्रमण करता है।
ये मूवी में सब दिखाएगा, अगर वो उसको देख लेंगे ना तो हिस्ट्री का मतलब आधा तो कैप्चर कर ही लेंगे। तो श्रीलंका के उत्तरी जो भाग था ये जीत लेता है श्रीलंका के उत्तरी भाग को, और मामूडी चोल की उपाधि धारण करता है। क्या बोल, मामूडी, मामूडी चोल। तो मामूडी चोल के नाम से ये उपाधि धारण कर लेता है राजराजा ने। इसने अपनी राजधानी तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराता है। तो अभी एक मंदिर है, आज भी है वो मंदिर, वो बृहदेश्वर मंदिर है, उस मंदिर का निर्माण कराता है। बृहदेश्वर, बृहदेश्वर मंदिर का ये निर्माण कराता है। कल्याणी चालुक्य वंश के, जो कल्याणी चालुक्य वंश के जो सोमेश्वर था, इसने इससे तंग आकर तुंगभद्रा नदी में आत्महत्या कर लेता है। मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि कल्याणी वंश का जो सोमेश्वर था, उसने किससे तंग आया था, राजा से तंग आकर वो तुंगभद्रा नदी में क्या किया था, कूद कर अपनी जान दे दिया था। अब आता है राजेंद्र प्रथम। ये जो सभी कैरेक्टर है ना, सभी मूवी में मिल जाएगा। क्यों मैं बार बार कर रहा हूँ, क्योंकि वो हिस्ट्री बेस्ड मूवी है और देखेंगे तो ये चोल वंश को पूरा कवर कर लेंगे, इसलिए मैं वो रिकमेंड कर रहा हूँ कि जाकर वो मूवी जरूर देख लीजिएगा। अब आता है राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र प्रथम ये चोल वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। ये राजेंद्र प्रथम सबसे शक्तिशाली शासक। इस शासक को राजेंद्र चोल भी कहते हैं, राजेंद्र चोल भी कहते हैं, जिसने श्रीलंका को जीत लिया। ये राजेंद्र ने श्रीलंका को जीत लिया और श्रीलंका के महेंद्र पंचम को बंधक बना लिया था। महेंद्र पंचक को, पंचम, महेंद्र पंचम को ये बंधक बना लिया था। इसने गंगा जल के लिए पाल वंश, जो बंगाल के पाल वंश था, उसके महिपाल पर आक्रमण करता है। ये गंगा, केवल गंगा जल, सोचिए गंगा जल के लिए ये महिपाल पर आक्रमण करता है। महिपाल पर आक्रमण करके खुद को गंगई कोट की उपाधि धारण कर लेता है। गंगा जल और खुद को गंगा जल के लिए तो ये गंगा जल तो लाता ही है, लेकिन महिपाल पर आक्रमण करने के बाद इसको हरा देता है। हराने के बाद खुद को, ये जो राजेंद्र प्रथम ने खुद को क्या बोलता है, गंगई कोड, यानी गंगा लाने वाला, गंगई कोड, कोड की उपाधि धारण करता है। इसने अपनी राजधानी तंजौर के बगल में एक नया गंगई कोड चोलपुरम नामक शहर बनवाया था। तंजौर अपनी राजधानी, इसकी जो राजधानी कहाँ थी, तंजौर, इसके बगल में एक एक शहर बसाया था जिसका नाम था गंगई कोड। गंगई कोड, कोड तो कोड कोड चोलपुरम, चोलपुरम, गंगई कोड चोलपुरम, इस शहर का नाम था गंगई कोड चोलपुरम शहर बनवाया था। और इस शहर में एक तालाब भी खुदवाया था, इस शहर में एक तालाब भी खुदवाया था। महिपाल के आक्रमण के बाद जब गंगा जल लाया तो इस तालाब में मिला दिया था, इस तालाब में मिला दिया था, और इस तालाब का नाम रखा था चोलगंगम। क्या नाम रखा था, चोलगंगम। सोचिए, ये गंगा जल लाने के लिए महिपाल पर आक्रमण करता है, उसको हराता है, फिर से गंगई कोट की उपाधि धारण करता है, और उस गंगा जल को लाता है, जो नया शहर बनवाया था गंगई कोट चोलपुरम को, उस शहर में एक तालाब भी खुदवाता और उस तालाब में गंगा जल को मिलाता है, फिर से उस तालाब का नाम चोलगंगम रखता है। सोचिए, इतना ये मतलब शक्तिशाली शासक था, क्योंकि इसका जो शासन था वो कहाँ तक फैला हुआ था, इंडोनेशिया तक फैला हुआ था, इसको जानते थे लोग। इसने इंडोनेशिया के शासक, सोचिए, शैलेंद्र पर आक्रमण कर दिया था। जो इंडोनेशिया के शासक था शैलेंद्र, शैलेंद्र, उस पर आक्रमण ये कर दिया था। आक्रमण करने के बाद इसको भी हरा देता है, ये चोल प्रथम ने इसको भी हरा देता है, यानी सुमात्रा को ये जीत लेता है। वहाँ का जो क्षेत्र होता है सुमात्रा, आज भी है वो क्षेत्र, सुमात्रा को ये जीत लेता है राजेंद्र प्रथम ने। और इस वंश का जो सबसे अंतिम शासक होता है राजेंद्र तृतीय, जिनके बाद यह वंश स्वतः समाप्त हो गया। राजेंद्र तृतीय, चोल वंश का अंतिम जो शासक होता है राजेंद्र तृतीय, और क्योंकि इसके बाद धीरे धीरे चोल वंश अपने आप समाप्त हो जाता है, चोल वंश अपने आप समाप्त हो जाता है। उसके समाप्त होने के बाद राष्ट्रकूट वंश का उदय होता है, और इस वंश के जो संस्थापक था दंती दुर्ग, इस वंश के संस्थापक दंती दुर्ग था, जो पहले वातापी चालुक्य का ये सामंत हुआ करता था, सामंती था वातापी चालुक्य का। अगर चालुक्य वंश में पढ़े होंगे तो उसमें जो वातापी चालुक्य था, वातापी जगह का नाम है, वातापी चालुक्य का ये सामंत हुआ करता था दंती दुर्ग ने। इसने वातापी चालुक्य किसका, कृतिवर्मन द्वितीय को मारकर राष्ट्रकूट वंश का ये स्थापना किया था। ये दंती दुर्ग ने कृतिवर्मन को मारा था, कृति
कृतिवर्मन, कृतिवर्मन को इसने मार दिया था, फिर से राष्ट्रकूट वंश का ये स्थापना किया था। लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि जो चालुक्य वंश के कृतिवर्मन को इसने मारा था, लेकिन चालुक्य को पूरी तरह सफाया नहीं किया था, जिससे चालुक्य वाले बदले की भावना रखते थे, चालुक्य वाले ने बदले की भावना रखते थे। और इसने अपनी राजधानी को कहाँ पर बनाया था, राष्ट्रकूट वंश का ये जो राजधानी था, मान्यखेट, 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 इसको पहले भी मैं बता चुका हूँ, मान्यखेट, पिछले वीडियो में बताया था इसको। इसका अगला शासक जो आता है राष्ट्रकूट का, वो आता है कृष्ण प्रथम, कृष्ण प्रथम। और ये मैंने आपको बताया कृष्ण प्रथम कौन था, अभी चोल वंश में अभी जस्ट इसके पीछे ही बताया था। कृष्ण प्रथम ही इस वर्ष का अगला शासक कृष्ण प्रथम बनता है। इसने महाराष्ट्र के एलोरा में कैलाश मंदिर बनवाता है, एलोरा में, एलोरा जो केव है उसमें कैलाश मंदिर बनवाता है, कैलाश टेम्पल, ठीक है, टेम्पल। फिर से इसका जो अगला शासक आता है, ज़्यादा कुछ नहीं है, इसलिए थोड़ा थोड़ा इसका सब बता रहा हूँ। इसका अगला शासक है ध्रुव, नाम है ध्रुव, अगला शासक ध्रुव बनता है। इसने त्रिपक्षी संघर्ष में भाग लिया था। और ये त्रिपक्षी संघर्ष क्या होता है, मैंने बताया था इसके पीछे वाले वीडियो में, जब पूरे हिस्ट्री क्लास को अगर देखेंगे तो उसमें मैंने त्रिपक्षी संघर्ष के बारे में बताया था। जो कन्नौज के राजा हर्षवर्धन था, वो गोदावरी नदी के पास, वो उसको मार दिया जाता है। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद कन्नौज को जीतने की होड़ लग गई थी, लेकिन इसको हार का सामना करना पड़ा, ये ध्रुव को हार का सामना करना पड़ता है। उस त्रिपक्षी में ये भी भाग लिया था, लेकिन इसको हार के सामना, त्रिपक्षी संघर्ष जो है 100 वर्षों तक चलता रहा। ये जो संघर्ष है 100 वर्षों तक चला, जो राष्ट्रकूट वंशों की हार होती है उसमें, राष्ट्रकूट वंश क्या होते हैं, हार हो जाते हैं। सबसे ज्यादा जो पराजय होता है पाल शासकों की हुई थी, त्रिपक्षी संघर्ष में सबसे ज्यादा पराजय कहाँ पर होती है, पाल शासकों की होती है, क्योंकि जो कन्नौज के जो क्षेत्र था ना, उसको जीतने की होड़ लग गई थी सबको। लेकिन अंतिम विजय गुजरात के प्रतिहार शासक को मिली थी। जो त्रिपक्षी संघर्ष में, ये नोट डाउन करके देखिए, केवल जो प्रतिहार जो शासक था, केवल वही जीत पाया था, वही उसको सक्सेस मिला था वो कन्नौज के क्षेत्र को जीतने के लिए। अब राष्ट्रकूट में जो है अगला शासक आता है अमोघ वर्ष, अमोघ वर्ष, अमोघ वर्ष। और ये सबसे विद्वान शासक था। ये खुद को कविराज कहता था, क्या बोलता था, कवि, कवि था, मतलब कविताएं लिखता था, तो ये खुद को कविराज बोलता था। इसने कविराज मार्ग नामक पुस्तक भी लिखा था। क्या लिखा था, कविराज, कविराज मार्ग, कविराज मार्ग नामक इसने पुस्तक भी लिखा था। इसके दरबार में जिनसेन विद्वान भी रहता था, जिनसेन विद्वान रहता था, जो इसके प्रभाव में आकर वो जैन धर्म, ये जिनसेन ने जैन धर्म अपना लिया था, जैन धर्म को अपना लिया था, क्योंकि ये भी जैन धर्म को मानने वाला था। और जिनसेन जो विद्वान था, ये अमोघ वर्ष के प्रभाव में आकर ये जैन धर्म को अपना लिया था। इसके समय में कन्नड़ भाषा का निर्माण हुआ था, सोचिए विकास हुआ था, कन्नड़ भाषा, आज का जो कन्नड़ भाषा है उसका विकास हुआ था, कन्नड़ भाषा का विकास हुआ था, कन्नड़ भाषा का। इसके दरबार में 3 विद्वान रहते थे, ये अमोघ वर्ष के दरबार में 3 विद्वान रहते थे। वो थे पन्न, पन्न पुन्न, पन्न पुन्न रन्न। तो ये जो तीनों विद्वान थे, पन्न पुन्न रन्न, ये इसके दरबार में रहा करते थे। अगला जो शासक आता है वो है इंद्र तृतीय। कौन है, इंद्र तृतीय, इसको हम लोग देखेंगे। ये अगला शासक इंद्र तृतीय बनता है। और इसके समय काल में विदेशी यात्री था अल मसूदी, विदेशी यात्री अल मसूदी इसके शासन काल में आया था, जिसने पहली बार मानसून का वर्णन किया था, मानसून का वर्णन किया था। भारत में जो मानसून है, मानसून का ये वर्णन किया था अल मसूदी ने इसके शासन काल में। फिर से जो आता है अगला शासक, ये राष्ट्रकूट का अगला शासक है कृष्ण तृतीय। कौन है, कृष्ण तृतीय। कृष्ण तृतीय की बात करते हैं तो अगला शासक कृष्ण तृतीय बनता है। इसने चोल वंश के परांतक प्रथम से तकोल्लम के युद्ध में परांतक को पराजित कर देता है। कृष्ण तृतीय ने ये परांतक को हरा देता है। चोल वंश के जो शासक था परांतक, उसको ये हरा देता है, परांतक को ये हरा देता है। इस युद्ध में चोल युवराज राजदित्य मारा जाता है। जो इस युद्ध में जो चोल वंश का युवराज था एक, राजदित्य, राजदित्य,
ये मारा जाता है इस युद्ध में। इस प्रकार राष्ट्रकूट वंश है कृष्ण तृतीय ने चोल राज्य को जीतते हुए ये रामेश्वर तक पहुंच गया था। ये जो कृष्ण तृतीय है ना, चोल वंश को मारते हुए, चोल वंश को मतलब जीतते हुए ये रामेश्वर तक पहुंच गया था। वहां एक विजय स्तंभ स्थापित भी किया था, एक विजय स्तंभ को स्थापित करवाया था कृष्ण तृतीय ने। क्यों वो इसलिए करवाया था क्योंकि वो चोल वंश बहुत मतलब शक्तिशाली शासक थे, वंश था, इसलिए उसको कोई हरा नहीं पा रहा था। लेकिन कृष्ण तृतीय ने उसको हरा दिया, तो उसकी खुशी में वो रामेश्वर में जाकर एक विजय स्तंभ स्थापित किया था। फिर से अब आता है राष्ट्रकूट का अगला जो शासक आता है वो है कर्क तृतीय। अगला जो शासक है कर्क तृतीय, ये एक अयोग्य शासक था। अयोग्य मतलब नकारा शासक बोल सकते हैं, अयोग्य शासक था। और इसके वजह से ही राष्ट्रकूट वंश का जो है पुनः मतलब वो एंड हो जाता, समाप्त हो जाता है। इसका एक सामंत था तैलप द्वितीय, एक सामंती था कर्क कर्क तृतीय का एक सामंती था तैलप तैलप द्वितीय, जो चालुक्य वंश से था, जो मौका पाते ही कर्क तृतीय का हत्या कर देता है, इसका हत्या कर देता है। ये तैलप द्वितीय ने हत्या कर देता और पुनः चालुक्य वंश की स्थापना कर देता है तैलप द्वितीय ने। अब हम लोग आगे देखेंगे पाल वंश कैसे पनपता है। पाल वंश, पाल वंश को देखेंगे, पाल वंश। और ये जो पाल वंश है ना, 7वीं से 11वीं सदी तक इसका टाइम पीरियड रहता है पाल वंश का। पाल वंश के जो शासक है बौद्ध धर्म के ब्रजयान शाखा के अनुयायी था। इसका जो शासक था वो बौद्ध धर्म के ब्रजयान ब्रजयान जो शाखा था उसका ये अनुयायी था। पाल वंश है बिहार बंगाल के क्षेत्र में था पाल वंश, जिसकी राजधानी कहाँ थी, मुंगेर थी, मुंगेर। इसका जो शासक था गोपाल, इसका जो शासक था गोपाल, वो संस्थापक कहलाता है पाल वंश का। गोपाल, गोपाल यही पाल वंश का संस्थापक कहलाता है, जिसने बिहार शरीफ में ओदंतपुरी विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया था। विद्यालय का क्या नाम था, ओदंतपुरी, ओदंतपुरी ओदंतपुरी विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया था। फिर से इसका जो अगला शासक आता है वो है धर्मपाल। धर्मपाल, पाल वंश के अगला शासक है धर्मपाल। इसने बिहार शरीफ के भागलपुर में विक्रमाशिला विक्रमा विक्रमाशिला विक्रमाशिला नामक विश्वविद्यालय खोला था। और ये जो विश्वविद्यालय जो था ये विक्रमाशिला, इसमें ब्रजयान शाखा की शिक्षा दी जाती थी। और इसने आज के जो बांग्लादेश में है सोनपुर महाविहार की स्थापना किया था। बांग्लादेश में सोनपुर सोनपुर महाविहार महाविहार की स्थापना ये करवाया था। इसने हर्षवर्धन, जो कन्नौज के राजा हर्षवर्धन था, उस पर आक्रमण करने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में भी इसने घुस गया था, क्योंकि वो कन्नौज के क्षेत्र को हड़पने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष बना था और उसी में ये भी घुसा था, जिससे पाल वंश का विकास रुक गया था, क्योंकि सारा अपना जो समय था सब उसी में लगा दिया, त्रिपक्षीय संघर्ष में इसने लगा दिया था। तो जो पाल वंश का जो विकास है ना, मतलब काम काज देखना, ये सारा का सारा ठप हो गया था, सारा का सारा डाउन चला गया था। इसका जो अगला शासक आता है वो है, उसका नाम है देवपाल। देवपाल, इसने पाल वंश की राजधानी अपनी मुंगेर को बनाया था, जो पहले मुंगेर ही था, लेकिन इसमें से कुछ ऐसे शासक भी आए जो अपना राजधानी चेंज करते थे, लेकिन ये देवपाल जो है अपना राजधानी मुंगेर को ही बनाया। इसके दरबार में अरब यात्री सुलेमान आया था। इसके दरबार में अरब का यात्री एक था सुलेमान सुलेमान इसके दरबार में आया था। सुलेमान ने बंगाल को रूहमा शब्द से, ये बंगाल को रूहमा शब्द से संबोधित किया था। और इस वंश का जो अगला शासक है महिपाल। महिपाल, इस वंश का अगला शासक है महिपाल। महिपाल बनता है और ये दूसरा संस्थापक कहलाता है। ये जो है ये पाल वंश का दूसरा संस्थापक है, महिपाल को ही पूरा क्रेडिट जाता है, क्योंकि धर्मपाल के समय विकास तो रुक गया था, क्योंकि वो त्रिपक्षीय संघर्ष में बिजी हो गया था। महिपाल के समय फिर से पाल वंश का विकास यानी उदय हो गया था। यह बौद्ध धर्म को बहुत मानता था, इसलिए
दीपक नाम बौद्ध भिक्षुक के नेतृत्व में बौद्ध दूत मंडल को तिब्बत में धर्म प्रचार प्रसार करने के लिए भेजा था। देखिए, ये बौद्ध धर्म को तो बहुत मानता था ये महिपाल ने। तो एक दीपक नाम का बौद्ध भिक्षुक था। दीपक, इस दीपक को तिब्बत में भेजता है बौद्ध धर्म की प्रचार प्रसार करने के लिए। महिपाल के समय ही चोल वंश के राजेंद्र चोल ने गंगा जल के लिए आक्रमण किया था और बाद में उसकी राजधानी को राजेंद्र ने सौंप कर चला गया था। तो महिपाल के समय में ही चोल वंश की जो राजेंद्र था, अभी इसके पीछे मैंने पढ़ाया, जो गंगा जल के लिए आक्रमण कर दिया था। गंगा जल तो लाया, गंगाईकोट नामक एक कोटपुरम नामक शहर बसाया था और उसमें एक तालाब था। उस तालाब में गंगा जल को डालने के लिए वो आक्रमण कर देता महिपाल पर, और फिर से महिपाल का तो क्षेत्र जीत ही लेता है, लेकिन बाद में क्या करता है, वो गंगा जल लेकर वो महिपाल को फिर से राजधानी उसका सौंप कर चला जाता है। चोल वंश का शासक जो राजेंद्र प्रथम के आक्रमण के बाद पाल वंश का बिखरना शुरू हो गया था। ये पाल वंश जो है ना, धीरे धीरे बिखरना टूटना चालू हो गया था। और इसका जो अगला शासक बनता है मदन पाल। इसका अगला शासक कौन है? मदन पाल। और इस वंश के अंतिम शासक कहलाता है ये मदन पाल। इसकी मृत्यु के बाद पाल वंश जो है टूटते चला गया, बिखरते चला गया और इसका अंत हो गया। पाल वंश का अंत हो गया। पाल वंश के स्थान पर बंगाल के क्षेत्र में सेन वंश का उदय होता है। पाल वंश की जगह सेन वंश का उदय होता है, सेन वंश का। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे सेन वंश के बारे में जानेंगे। सेन वंश की राजधानी जो था लखनौती यानी नदिया थी। सेन वंश की राजधानी कहाँ पर थी? लखनौती, जिसको नदिया भी बोला जाता था। इस वंश का संस्थापक जो था सामंत था। वो किस वंश में काम कर रहा था? वो पाल वंश में एक सामंत के रूप में काम कर रहा था, सामंती था। तो जो संस्थापक विजय सेन को माना जाता है, विजय सेन था, उसका नाम था विजय सेन। और यही विजय सेन वंश की स्थापना करता है। और इसका सेन वंश में अगला जो शासक आता है बल्लभ सेन। अगला शासक बल्लभ सेन बनता है। इसके समय साहित्य कला का बहुत विकास हुआ था। साहित्य कला की बहुत विकास हुआ था। इसके काल में दान सागर अद्भुत सागर नामक पुस्तक की रचना की गई थी। दान सागर अद्भुत सागर। इसके समय में ये तो साहित्य कला का मतलब बहुत विकास हुआ था। इसके समय में दान सागर और अद्भुत सागर नामक पुस्तक की रचना की गई थी। और इसके दरबार में जयदेव कवि रहा करते थे। जयदेव कवि, इसके दरबार में जो कवि थे उसका नाम था जयदेव कवि। जयदेव, जिसने गीत गोविंद की रचना की थी। गीत गोविंद की ये रचना की थी। अब इस जो सेन वंश में है अगला शासक जो आता है लक्ष्मण सेन। लेकिन ये एक अयोग्य शासक होता है, इसलिए सेन वंश का टूटना तो जाहिर सी बात है। अयोग्य शासक होने की वजह से ये सेन वंश धीरे धीरे ये भी टूट जाता है। और 11वीं सदी के अंत में सेन वंश अपने आप, यानी 11वीं सदी तक जाते जाते सेन वंश अपने आप टूट जाता है। और हम लोग देखेंगे प्रतिहार वंश। अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे प्रतिहार वंश। दक्षिण इतिहास पढ़ने के बाद अगला जो चैप्टर है प्रतिहार वंश, और ये वंश जो है राजपूत काल में आता है। तो आई थिंक दोस्तों कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।